आपने अब तक प्यार में धोखे की दर्जनों कहानी सुनी होगी, मगर आज हम आपको जो इस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। भले ही आज यह कहानी गुमनामी में है, मगर एक समय इस केस ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। इस केस को नानावती केस भी कहा गया था। यह पूरी कहानी लखनऊ के एक डॉक्टर हरिओम गौतम तथा लखनऊ के एक बेहद ही रईस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की समीम रहमानी की है। वही समीम रहमानी जिसकी खूबसूरती की चर्चा उन दिनों पूरे लखनऊ में होती थी। तो आखिर डॉक्टर हरिओम गौतम तथा समीम रहमानी का क्या रिश्ता था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। तब यह केस इतना बड़ा बन गया था कि कई विदेशी मीडिया खास तौर से इस केस को कवर करने के लिए लखनऊ तक आई थी। इसके अलावा पूरे देश की मीडिया बस इसी केस के बारे में बातें करती थी। यकीन मानिए, इस केस की सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 7 मई 1966। लखनऊ के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों में से एक अजीजुर रहमान को अचानक से पैरालिटिक अटैक आता है। अजीजुर रहमान कभी लखीमपुर खीरी के ताल्लुकदार हुआ करते थे तथा इनकी गिनती इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में की जाती थी। अचानक आए अटैक की वजह से अजीजुर रहमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल ही लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यहाँ इनका इलाज डॉक्टर हरिओम गौतम की देखरेख में शुरू होता है। इस समय डॉक्टर हरिओम गौतम की उम्र यही कोई 30-35 साल की थी। समय के साथ अजीजुर रहमान की तबीयत ठीक होती है और 10 दिनों के इलाज के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। मगर इलाज के दौरान 10 दिनों में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल अजीजुर रहमान के 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। दोनों बेटे उन दिनों व्यापार और पॉलिटिक्स में तेजी से अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि बेटी भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रही थी। 22 साल की बेटी का नाम समीम रहमानी था। जब अजीजुर रहमान हॉस्पिटल में एडमिट थे तो पिता से मिलने परिवार वालों के साथ एक दिन समीम रहमानी भी हॉस्पिटल आई थी। यहाँ आते ही अजीजुर रहमान का इलाज कर रहे डॉक्टर हरिओम गौतम की नज़र समीम रहमानी पर पड़ती है। पहले ही नज़र में डॉक्टर गौतम समीम रहमानी को पसंद करने लगता है। गौतम भी काफ़ी हैंडसम थे, ऊपर से डॉक्टर भी, इसलिए समीम रहमानी भी उनसे खुलकर बात करती है और उनकी बातचीत की शुरुआत पिता की सेहत से जुड़े सवालों से होती है। मगर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक लव अफेयर की शुरुआत हो जाती है। इस लव अफेयर की शुरुआत से होता ये है कि पहले जहां डॉक्टर गौतम दिन में एक बार मरीज को देखने के लिए आते थे, अब वो कई बार आने लगते हैं और पिता की खिदमत के नाम पर समीम रहमानी भी हॉस्पिटल में ही ज़्यादा समय बिताने लगती हैं। जब 10 दिन बाद अजीजुर रहमान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो लखीमपुर खीरी स्थित अपने घर में रहने चले आते हैं। क्योंकि अजीजुर रहमान शहर के प्रभावशाली लोगों में थे, इसलिए डॉक्टर गौतम रोज इनका हाल चाल लेने इनके घर पर ही आने लगते हैं। दुनिया की नज़रों में डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान का हाल चाल लेने आते थे, मगर असल में वह समीम रहमानी से मिलने के लिए आते थे। हाल तो यहाँ तक कहे जाते हैं कि एक ही दिन में कई बार अजीजुर रहमान को डॉक्टर गौतम देखने आते थे। घर वालों को भी ये नॉर्मल लगता था, मगर आस पड़ोस और शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं।
कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार डॉक्टर के इतना ज़्यादा आने पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं, मगर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और डॉक्टर का आना जाना यूं ही लगा रहता है। रोज रोज के आने जाने से और एक दूसरे से मिलने पर डॉक्टर गौतम और तमीम रहमानी एक दूसरे के लिए पागल जैसे हो जाते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। समय यूं ही चलता जाता है और इन दोनों का प्यार और भी गहरा होता जाता है। भले ही इन दोनों का प्यार नई ऊंचाइयों को छू रहा था, मगर एक चीज थी जो इन दोनों के प्यार के बीच आ रही थी और वो थी इन दोनों का धर्म। लेकिन बाद में मिले पत्रों से खुलासा होता है कि डॉक्टर गौतम तमीम रहमानी से वादा करते हैं कि वह बहुत जल्द इस्लाम धर्म अपना लेगा और उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर तमीम रहमानी और गौतम का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच जाता है। तमीम बीएससी की डिग्री हासिल कर लेती है। इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा होता है जिसके लिए शायद तमीम रहमानी तैयार नहीं थी। दरअसल एक दिन पता चलता है कि डॉक्टर गौतम पहले से ही शादीशुदा हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर के 3 बच्चे भी हैं। इस बात के खुलासे के बाद तमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम में काफ़ी झगड़ा होता है, मगर रहमानी के प्यार में पागल डॉक्टर गौतम रहमानी को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा और फिर धर्म बदलने के बाद रहमानी से शादी कर लेगा। इस वादे के बाद दोनों के रिश्ते फिर से रास्ते पर आ जाते हैं, मगर सब कुछ लंबे समय तक सामान्य नहीं रहता, क्योंकि अब डॉक्टर गौतम के एक अलग रूप का खुलासा होता है। दरअसल डॉक्टर गौतम शहर का मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ एक दिल फेंक किस्म का इंसान भी था। वह अक्सर अलग अलग लड़कियों से इश्क लड़ाता था। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सिनेमा घर में घूमने, रेस्टोरेंट और होटल में जाना इसके लिए नई बात नहीं थी। इस बात की जानकारी तमीम रहमानी को भी हो जाती है और इस बात पर भी दोनों की लड़ाई होती है और लगने लगता है कि यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। मगर डॉक्टर गौतम रहमानी को इन आदतों को छोड़ने का भरोसा दिलाता है। यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि अचानक से बलरामपुर हॉस्पिटल से डॉक्टर गौतम के ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब था कि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सकता था। इसलिए डॉक्टर गौतम अब अपनी पूरी पहुंच और पैरवी का इस्तेमाल करता है और इस ट्रांसफ़र को भी रुकवा लेता है और बलरामपुर हॉस्पिटल में काम करता रहता है। कुछ खबरों के मुताबिक गौतम का यह ट्रांसफ़र रुकवाने में तमीम रहमानी ने ही अपने पिता और भाई के रसूख का इस्तेमाल किया था। इस तरह समय बीतता रहता है, मगर डॉक्टर गौतम का स्वभाव नहीं बदलता है। उसका दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना जारी रहता है। इस बात की खबर लोगों से तमीम रहमानी तक समय समय पर पहुंचती रहती है। तमीम रहमानी दोबारा गौतम की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और एक दिन 1968 के जनवरी महीने में लखनऊ के हजरतगंज स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में तमीम रहमानी डॉक्टर गौतम को दर्जनों लोगों की भीड़ में उस पर थप्पड़ जड़ देती हैं। अब यहाँ लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, मगर चीज़ें फिर से संभलती हैं तथा दोनों का मिलना जुलना और उठना बैठना जारी रहता है। गौतम रहमानी को अपने स्कूटर से भी घुमाने लगता है। कुछ महीनों तक तो इन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक चला है, मगर 1968 के जुलाई महीने में कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के रिश्ते में फिर से तूफान खड़ा हो जाता है। एक आदमी तमीम रहमानी को यह खबर देता है कि उसने शहर में देखा है कि डॉक्टर गौतम किसी लड़की को अपने स्कूटर पर घुमा रहा था। कुछ ही समय पहले डॉक्टर गौतम ने रहमानी को भरोसा दिलाया था कि अब वो किसी और लड़की से नहीं मिलेगा, मगर जब तमीम रहमानी यह सुनती हैं कि डॉक्टर गौतम फिर से किसी को घुमा रहा था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो अगले दिन यानी 10 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम को मिलने के लिए बुलाती हैं।
और फिर दोनों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। झगड़े के बाद डॉक्टर गौतम अपने घर चला जाता है, मगर अगले दिन यानी 11 जुलाई को शाम के लगभग 3 बजे फिर से वो शमीम रहमानी के घर आता है। यहाँ इन दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अब लगने लगता है कि शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। शमीम रहमानी इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मान भी जाती हैं, मगर जब डॉक्टर गौतम आखिरी बार रहमानी के घर से निकलने लगता है तो रहमानी पीछे से उसे आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि कल मुझे कॉलेज का एक एडमिशन फॉर्म भरना है, मेरी मदद करने के लिए तुम कल आखिरी बार आ जाना, उसके बाद तुम चाहो तो कभी मत आना। शमीम रहमानी की ये बातें सुनकर डॉक्टर गौतम आने के लिए हामी भर देता है। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ जरूरी काम खत्म करने के बाद अपने अधिकारियों को डॉक्टर गौतम बताता है कि उसे जरूरी काम से सिविल हॉस्पिटल जाना है। दरअसल पहली बार तो डॉक्टर गौतम ने अपना ट्रांसफ़र किसी तरह रुकवा लिया था, मगर जब रहमानी के साथ उसका रिश्ता बिगड़ने लगता है तो वो जानबूझकर अपना ट्रांसफ़र बलरामपुर हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल में करवा लेता है और वो इसी ट्रांसफ़र से जुड़ी कागजी कार्रवाई करने के लिए सिविल हॉस्पिटल जाने की बात कर बलरामपुर हॉस्पिटल से निकल जाता है। हालांकि वो सिविल हॉस्पिटल से अपना काम करने के बाद रात के लगभग 10:30 बजे शमीम रहमानी के घर पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही शमीम रहमानी घर से बाहर निकलती हैं और हवेली का पश्चिम दरवाज़ा खोलती हैं जो ड्राइंग रूम से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम से पूर्व की ओर शमीम रहमानी का कमरा था, जबकि ड्राइंग रूम से पश्चिम की तरफ एक और कमरा था जिसमें शमीम रहमानी के परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे। शमीम रहमानी द्वारा दरवाज़ा खोलते ही डॉक्टर गौतम ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाता है और यहीं पर शमीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम की लगभग 20 मिनट तक बातचीत होती रहती है। यह बातचीत बहुत सामान्य नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और इस चिल्लाने की आवाज़ बाहर सोए घर के नौकर तक भी जा रही थी। इसी बहसबाजी के बीच 11 बजे के आसपास घर के बाहर बरामदे में सोए पड़ोसी कालिका प्रसाद को अचानक से 2 गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा इनका रामकृष्ण त्रिपाठी नाम का एक नौकर भी था, जो गोली की आवाज़ सुनते ही भागते हुए ड्राइंग रूम में आता है। ड्राइंग रूम में आते ही वह देखता है कि डॉक्टर गौतम खून से लथपथ नीचे पड़े हुए हैं। उसके शरीर का आधा हिस्सा कमरे में है, जबकि आधा हिस्सा ड्राइंग रूम में है। रामकृष्ण त्रिपाठी ने यह भी देखा कि शमीम रहमानी अपने दाहिने हाथ में बंदूक लेकर भागती हुई दूसरे कमरे में जा रही हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी के बाद घर का एक सदस्य शमीम रहमानी के भाई अमीर अहमद के घर पर साइकिल से भागते हुए जाता है और डॉक्टर गौतम की हत्या रहमानी द्वारा करने की जानकारी उसे देता है। इसके बाद वो पास के कैसरबाग कोतवाली में जाता है और रात के लगभग 1:30 बजे इस घटना की जानकारी पुलिस को देता है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि यह बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने का मामला था। इसलिए पुलिस वाले बहुत ही सावधानी के साथ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। जब शमीम रहमानी से पूछताछ की जाती है तो अब एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। शमीम रहमानी पुलिस पूछताछ में बताती हैं कि मैंने डॉक्टर गौतम को नहीं मारा है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे। एक तरफ एक गवाह का बयान था
कि गोली चलाते तो किसी को नहीं देखा, मगर गोली चलने के बाद उसने बंदूक समीम रहमानी के हाथ में देखी थी। दूसरी तरफ समीम रहमानी कहती हैं कि गोली उसने नहीं चलाई। तो अब सवाल था कि आखिर गोली किसने चलाई। अब यहाँ पर इस केस में एंट्री होती है समीम रहमानी के कजिन भाई इकबालुद्दीन खान की। गोली की आवाज़ आने के बाद घर में जो दूसरे व्यक्ति को देखा गया था वह इकबाल खान ही था। इकबाल खान समीम रहमानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह उससे शादी भी करना चाहता था, मगर समीम रहमानी डॉक्टर गौतम से शादी करना चाहती। इसी जेलेसी के बाद कहा जाता है कि जब अंधेरे में समीम रहमानी और डॉक्टर गौतम को इकबाल ने एक साथ देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर इसने डॉक्टर गौतम पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। समीम रहमानी के परिवार वाले भी इकबाल को ही मुल्जिम बताते हैं। मतलब पुलिस के पास अब डॉक्टर गौतम की हत्या के 2 प्राइम सस्पेक्ट थे, मगर समस्या यह थी कि पुलिस के पास किसी के खिलाफ भी कोई पुख्ता फिजिकल एविडेंस नहीं थे। पुलिस ने जो बंदूक जब्त की थी और दावा किया था कि इस बंदूक से गोली चलाई गई है, तो फॉरेंसिक जांच में सामने आता है कि काफ़ी समय से उस बंदूक से कोई गोली चली ही नहीं है। ऊपर से उस बंदूक के ट्रिगर पर ना तो समीम रहमानी का फिंगरप्रिंट था और ना ही इकबाल का। पुलिस पर यह आरोप लगने लगता है कि पुलिस ने समीम रहमानी के परिवार वालों के प्रभाव में आकर जानबूझकर अदालत में गलत बंदूक पेश की ताकि समीम रहमानी को बचाया जा सके। इसके अलावा पुलिस पर कमज़ोर सबूत इकट्ठा करने का आरोप लगता है। कोर्ट में यह भी साबित नहीं हो पाया कि गोली समीम के कमरे से चलाई गई या दूसरे कमरे से। डॉक्टर हरिओम गौतम का कातिल कौन है, इस बात को साबित करने के लिए लंबे समय तक इसकी सुनवाई चलती रही। मामला सबसे पहले निचली अदालत में पेश किया जाता है और फिर लखनऊ हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होती है। यहाँ से मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत मजबूत फिजिकल एविडेंस नहीं थे, मगर एक गवाही थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि समीम रहमानी ने चलाई है। दरअसल गोली की आवाज़ करीब से सुनने वाले लोगों में कालिका प्रसाद भी शामिल थे। जब गोली चली थी तो कालिका प्रसाद समीम रहमानी के घर के ठीक बाहर थे। कोर्ट में कालिका प्रसाद गवाही देते हैं कि गोली चलने की आवाज़ के तुरंत बाद वह एक आवाज़ सुनता है जो संभावित समीम रहमानी अपनी मां से कहती हुई सुनाई देती हैं कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मैंने उसकी हत्या करके कुछ भी गलत नहीं किया है। कालिका प्रसाद आगे यह भी बयान देता है कि थोड़ी देर बाद समीम रहमानी को यह कहते हुए भी सुना कि भैया ये बंदूक ले लो और मुझे भी मार दो, अब मैं और ज़्यादा जीना नहीं चाहती हूँ। कोर्ट रहमानी की इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेक्शन को एक अहम सबूत मानता है तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीम रहमानी को 1975 में डॉक्टर हरिओम गौतम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट में सुनवाई में यह भी साफ हो जाता है कि गोली भी किसी और ने नहीं बल्कि समीम रहमानी ने ही चलाई थी। कोर्ट के मुताबिक जब आखिरी बार यानी 11 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम समीम रहमानी से मिलने रात के लगभग 10:30 बजे उसके घर आता है तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। फिर डॉक्टर गौतम बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी एक बार फिर से समीम रहमानी उसे आवाज़ देकर अंदर बुलाती है। जैसे ही डॉक्टर गौतम अंदर जाता है समीम रहमानी एक गोली उसकी तरफ चलाती है, मगर किसी तरह डॉक्टर गौतम खुद को गोली से बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो दोबारा जैसे ही खड़ा होता है
समीम रहमानी दूसरी गोली चला देती है जो सीधे डॉक्टर गौतम के माथे को चीरती हुई निकल जाती है। माथे में गोली लगते ही डॉक्टर गौतम वहीं पर गिर जाता है और फिर वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद समीम रहमानी को जेल भेज दिया जाता है, मगर कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा समीम रहमानी को माफ़ी दे दी जाती है और उम्र कैद की सज़ा काटने वाली समीम रहमानी महज 2 साल जेल में बिताकर वापस आ जाती हैं। कमाल की बात तो यह थी कि एक तरफ राज्यपाल ने खुद समीम रहमानी को माफ़ी दे दी थी, ऊपर से तब के कई तत्कालीन सांसद ने भी समीम रहमानी को माफ़ी देने की मांग की थी। जेल से बाहर आने के बाद समीम रहमानी के पास बॉलीवुड में काम करने के कई ऑफर आते हैं, मगर समीम रहमानी ने उन ऑफर्स को ठुकरा दिया और जेल से छूटने के कुछ ही समय बाद हमेशा हमेशा के लिए लखनऊ को छोड़कर दिल्ली चली गई और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी। इस केस की सुनवाई के दौरान भी माहौल लगभग वैसा ही बन गया जैसा कि हम नानावती केस और इसकी सुनवाई के दौरान देखने को मिला था। अखबारों में भी बड़े पैमाने पर इस केस को कवर किया जाता था। इसके अलावा विदेशी मीडिया ने भी इस केस में खूब इंटरेस्ट लिया था। लंबे अरसे तक समीम रहमानी और डॉक्टर गौतम के प्यार के किस्से लखनऊ में चर्चा में रहे थे, मगर समय के साथ इस केस की चर्चा भी खत्म होती गई। दोस्तों, आपने कभी इस केस के बारे में पहले सुना था या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली इस तरह की और कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।